तो लेकिन रिकॉर्ड मंगाना भी एक काम है कि आपने यंग लॉयर के तौर पर लोअर कोर्ट में जाना है तो उन पर नहीं छोड़ देना, यानी वहाँ पर चीज़ें लोग मैनेज कर लेते हैं। आपने अपने रिकॉर्ड को प्रोक्योर करवाना है, कोर्ट ने ऑर्डर करके साइड पर हो जाना है, नायब कोर्ट ने उसके ऊपर रोककर बनानी है और आपने उस रिकॉर्ड को पेश करवाना है। अब ये यहाँ पर हम अगले स्लाइड पर आ गए हैं कि FIR है तो फ़ौरन देखा जाएगा कि नॉमिनेशन है या नहीं है। नॉमिनेशन दो तरह की हो सकती है, या तो आप डायरेक्टली FIR में नामज़द हों या आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है उसके अंदर नामज़द हों। अब यानी ये तयन कर रहा होता है कि हम जब अगर हमारा मुलज़म गिरफ़्तार नहीं है तो फिर हमने जब प्री अरेस्ट करवाने जाना है तो जज साहब को बताना है कि मैं नामज़द हूँ या मैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द हूँ। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ बेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेक्शंस लॉ की हैं 496 है, 497 है और 498 CRPC जो है वो इसको हैंडल करती है। और प्रोटेक्टिव और या प्रिवेंटिव बेल एंड इट्स अब्यूज़, यानी अब इसमें नो नीड ऑफ बेल बॉन्ड। जो प्रोटेक्टिव बेल हम कराते हैं उसमें बेल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि मुझे सर्टेन जुरिस्डिक्शन में जाने के लिए एक्सेस दे दी जाए, जिसको हमने पहले जिक्र किया है। और उस पर प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कौन देता है? इसमें सेशन जज साहब दे सकते हैं प्रोटेक्टिव बेल? हाई कोर्ट जो है प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती, मैंने लिख दिया। हाँ जी, पंजाब में भी, KPK में भी मैंने जो ऑर्डर देखे हैं उसमें श्योरिटी मांग रहे हैं। वो उसमें ना मैंने अब्यूज़ का लफ्ज़ साथ लिखा है। मैंने एक ऑर्डर भी साथ आगे दिखाने के लिए लगाया हुआ है प्रोटेक्टिव बेल का, वो मैंने कराई है, उसको देख लेते हैं उसमें है या नहीं। अब्यूज़ अब क्या करते हैं लोग कि उनके ख़िलाफ़ अगर FIR दर्ज हो गई है तो डायरेक्ट प्री अरेस्ट नहीं करवाते, वो 12-13 जगह पे KPK में चले जाते हैं, AJK में चले जाते हैं, कराची में चले जाते हैं। वो इसका अब्यूज़ है इस इख्तियार का। वहाँ जाके कहते हैं कि हमें वहाँ तक जाने का टाइम दिया जाए। वो 6-6, 7-7 दिन वो जो बारो करके आके तो वो शामिल तफ्तीश हो रहे होते हैं, यानी वो एक्चुअल कोर्ट से भी बेल नहीं लेते और 10-12 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन को यूज़ करते हैं। ये इसका नेगेटिव इस्तेमाल है इस प्रोटेक्टिव बेल का। उसको रोकने के लिए मुमकिन है, अब चूँकि कोर्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता वेल इक्विप्ड होती हैं तो वो मे भी श्योरिटी मांग लेते हैं उनसे कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप जो कहते हैं कि मुझे वहाँ जाने का मौका दिया जाए, तो वो फिर वो भी कुछ अपने हाथ में रख लेते हैं कि अगर कल कलां को ये वहाँ नहीं जाता, ये समय लगती है कि ये तो झूठ बोल के मुझसे रिलीफ ले गया, तो जो दूसरी पार्टी है उसको उस बेल बॉन्ड के ज़रिए जो है वो उसको रिलीफ दिया जा सकता है। अब इसमें काइंड्स ऑफ प्रोटेक्टिव बेल में वो दो बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 498 में हम मांगते हैं जिस वक्त मुलज़म पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान से बाहर जब हो तो फिर वो 199 में हम जाते हैं। उसके बाद ये मैंने एक आपके सामने सैंपल खोला है, ये है अपना, हाँ जी, ये प्रोटेक्टिव बेल का ऑर्डर जो है थाना 10 का नज़र आ रहा है। हाँ, अच्छा, ये बेल का पैटर्न है। मेरे पास अब स्पेस बहुत थोड़ी है, मैं चाह तो ये रहा था कि मैं आपको बेल एप्लीकेशन का पैटर्न भी बता दूं कि पैटर्न क्या होता है। अब ये जो लेफ़्ट साइड है ये इंडेक्स है, जो राइट साइड है ये बेल पिटीशन का मेन पेज है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर बेल एप्लीकेशन जो होती है उसके ऊपर सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आता है। तो चूँकि जिस वक्त हम हाई कोर्ट को इन्वोक करते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं होता जज साहब कौन से हैं, तो हम इसलिए लिखते हैं कि इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। और जब इसकी फाइलिंग हो जाती है, फाइलिंग होने के बाद इससे नीचे 3 इंच का डिफरेंस होता है। ये 3 इंच किस लिए छोड़े जाते हैं, कोई बता सकता है? कई ऐसी बेल एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें टिकट नहीं लगती, वो कौन सी हैं? जब मुलज़म जेल में होता है तो उस वक्त उसके ऊपर टिकट नहीं लगती, ना वकालतनामे पे लगती है ना इसके ऊपर लगती है। तो जहाँ टिकट नहीं लगती, क्या वहाँ पर ये 3 इंच छोड़ने चाहिए? क्यों? ये रवायतन ऐसा है कि यहाँ पे गैप दिया हुआ है, यानी अगर टिकट नहीं भी लगनी तो तब भी छोड़ना है। फिर हमने लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे भी 2 इंच का गैप देना है ताकि नोटिंग की जा सके इसके ऊपर। उसके बाद टाइटल में जो इंडेक्स है मैंने बनाया, जैसे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये मुलज़म का नाम है, आगे वर्सेस में दी स्टेट लिखा हुआ है, नीचे मुकदमा नंबर, बुजुर्म थाना, FIR है जिसमें हम बेल मांग रहे हैं, नीचे इंडेक्स है। अब इंडेक्स के अंदर अच्छा, इंडेक्स के अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी है और कॉपी फॉर स्टेट है, क्या इसको नेक्स्चर लगता है? क्यों नहीं लगता, कोई बता सकता है? नहीं, ये ऐसे नहीं है। इसमें यह है कि जब हम कोई भी पिटीशन या कोई भी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो एनेक्स्चर का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो चीज़ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन होती है उसको हम एनेक्स्चर लगाते हैं, और जो पावर ऑफ अटर्नी या कॉपी फॉर द स्टेट है वो पार्ट नहीं होता उस एप्लीकेशन का, वो इंडिपेंडेंट एक डॉक्यूमेंट है, उसको लिहाजा
डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ जी। जैसे एक तो FIR होगी, जी, जी। अपने डिफेंस में जिन ग्राउंड्स के ऊपर बेल फाइल कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारों को नेक्स्ट लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? जो डॉक्यूमेंट्स साथ लगने उनको नेक्स्चर लगेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी और कॉपी फॉर स्टेट को हम नेक्स्चर नहीं लगाते, क्योंकि वो उस पिटीशन का हिस्सा नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे एक चीज़ है, मैं एक बात करता हूँ बेल के अंदर कि जी मैं बेगुना हूँ, मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज हुई, तो मैं साथ FIR लफ करता हूँ, यानी उसका पार्ट बना रहा हूँ उसको मैं, बजाय अब यहाँ पर भी अक्सर लोग अपनी बेल पिटीशन जब ड्राफ्ट करते हैं तो वो खुद से पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, लेकिन कोर्ट्स कहती हैं कि ठीक है आपने FIR साथ लगा दी, वहाँ जाके पढ़ लेंगे, यानी वो उसका पार्ट बन जाता है उस एप्लीकेशन का। अब इसके आगे इंडेक्स में आ गया, नीचे आपने पिटिशनर थ्रू अपना नाम लिख दिया, इसी तरह ही सेम आगे चले जाना है, और सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर पिटिशनर का पूरा नाम लिखना है जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव बेल थी डस्के की, तो इसमें यहाँ पर मुलज़म बाहर था, इसलिए मैंने इसका घर का एड्रेस दिया। अगर ये मुलज़म जेल में होता तो साथ में लिखता कि प्रेजेंटली कन्फाइंड इन फ़लाँ फ़लाँ जेल। अब पिटिशनर आ गया, वर्सेस आ गया, दी स्टेट आ गया, ये पैटर्न ऐसे ही रहना है, यानी आप जहाँ भी चले जाएँ ये इसकी शक्ल यही रहेगी। उसके बाद नीचे उसका मुकदमा नंबर बुजुर्म थाना आ गया, टाइटल में वही बात आ गई कि ये पिटिशन अंडर सेक्शन 498 CRPC एनेबलिंग फॉर द। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें हमें रटा लगाने की या कॉपी पेस्ट भी चल जाता है। तो यानी ये पैटर्न है, इस पैटर्न को सेव करें अपने पास। तो आप कोई भी दरख्वास्त लिखेंगे यही पैटर्न फॉलो होगा। अब मैं इसके बाद सबसे पहली बात जो किसी भी एप्लीकेशन में आती है वो ये बताना होता है कि मैं कौन हूँ, यानी ये बताना है। अगर आप कहते हैं कि भी मैं मुद्दई हूँ तो आप कहेंगे कि मैं इस मुकदमे में मुद्दई हूँ। अगर आप मुल्ज़म हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इस मुकदमे में मुल्ज़म हूँ, आप ये कहेंगे कि भी ये इस मुकदमे में मुझे बदयांती से बतौर मुल्ज़म शामिल किया गया। पहली बात हमेशा दरख्वास्त के अंदर यही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप चलते हैं तो दूसरी उसमें आप अगर यहाँ पर ये लिखा हो कि मैंने फ़लाँ जगह से बेल कराई खारिज होगी, फ़लाँ जगह से कराई खारिज हो गई, अब मुझे बेल दे दी जाए इंटर एलिया ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इंटर एलिया का मतलब कौन बताएगा? आप लोग मेरे साथ साथ भी चल रहे हैं कि मैं कहीं आगे निकल गया हूँ? जी जी, हाँ जी, अमंगस्ट अदर, यानी उसका मतलब ये है कि मैं बेल चाहता हूँ, ये मेरे ग्राउंड्स हैं, उनमें से कुछ ये हैं। यानी आप रास्ता रखते हैं कि भी आप ये ना कल को कोर्ट गए कि जनाब आपने सिर्फ जो ग्राउंड दिए थे वो तो एग्जॉस्ट हो गया, आप नया ग्राउंड नहीं ले सकते। तो एक एक वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है जब आप बेल ड्राफ्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही हैं और साल से चलती जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी इनोवेशन होगी, यानी वो जो आपकी इनोवेशन है वो आपको बेल देगी या नहीं देगी, वो उस पर फैसला होगा। आप सबसे पहले जैसे इसके अंदर लिखा गया है कि दैट द पिटिशनर हैज़ फाइल। पहली बात तो ये है कि मुझे नाजायज़ तौर पर मुलव्वस किया गया, मैं बेगुनाह हूँ। दूसरी बात ये है। अब तीसरी बात वो ग्राउंड्स हैं। अब वो यहाँ पर दरमियानी हिस्से में वो बताएगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। हम इसको आगे चल के दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद जो अगला पैटर्न है वो कह रहा है कि भी मैं जो है वो मुझे बताएगा, वो अपने ग्राउंड्स बताने के बाद कि भी मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ और मेरा गुआने इस्तग़ासा पर असरअंदाज होने का इम्कान नहीं है, और वो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेटिक रहेंगी, और उसके एंड पे जाके वो अपनी प्रेयर करेगा और नीचे नाम लिख देगा और नीचे एक सर्टिफिकेट देगा। यानी ये एक जर्नल सा, जो कि ड्राफ्टिंग वाले लोग में भी आपको अलग से पढ़ाएँ इसको, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारने की बजाय मैं आगे चलता हूँ। अब उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है दूसरा हिस्सा। तो ये बात हमें समझनी है कि जब हमने हाई कोर्ट में जाना है स्पेसिफिकली, तो हाई कोर्ट हमसे जो एफिडेविट है वो पूरा मांगती है। यानी लोअर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में थोड़ी सी राहत है, सेशंस कोर्ट में थोड़ी सी, और नीचे आप इंडेक्स भी ना लगाएं चल जाता है। सेशंस कोर्ट में इंडेक्स मांगते हैं, लेकिन वो एफिडेविट पूरा बाज़ दफ़ा ना लगाएं तो चल जाता है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो सेम सारे का सारा आपकी पिटीशन आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा लगाएं। तो ये आपको जो अब पेज नज़र आ रहा है वही पिटीशन है, वो उधर से कॉपी पेस्ट हुई हुई है। सिर्फ आखिरी एक बात उसमें लिख दी है कि उसको एक बयान हल्फी की शक्ल में दे दिया है। यानी ये एक पार्ट है बेल का जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद जो है ये एक पावर ऑफ अटर्नी है जिसकी हमने पहले बात की कि अगर मुल्ज़िम बैरून मुल्क है तो फिर वो एक पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले ये वाला पावर ऑफ अटर्नी जो हमने बैरून मुल्क भेजा, उसने वहाँ अपनी एम्बेसी के सामने जाके अंगूठा लगाया और उसने ये इख्तियार दे दिया कि फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे बिहाफ पे पेश हो सकेगा। अब ये एक स्पेशल पावर, उसने अपना वकालतनामा और पिटीशन साइन करने के लिए ये उसने वहाँ से हमें भेजा। ये इटली से आया था, ये वाला जो है जर्जीस का, हाँ जी, ये इटली से आया हुआ।
तो ये उसने वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस के सामने जाके हमें ये इख्तियार दिया, यानी ये हम बेल की ही मुख्तलिफ़ कंडीशंस पे बात कर रहे हैं कि मुलज़िम बैरून मुल्क है, वो पाकिस्तान में आना चाहता है, तो वो सबसे पहला स्टेप उसका वकालतनामा होगा कि वो कैसे लें। तो हमने बजाय उसको वकालतनामा आज भेजें, नीचे से बेल खारिज हो जाती है, फिर भेजते, हमने उससे इख्तियार ही एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ले लिया। अब ये जॉइंट भी होता है और सिंगल भी होता है कि आप चाहें तो किसी अजीज़ के नाम पे दे दें, और वो चाहें तो साथ अपना बंदा कोई रख लें कि भी अपने वकील साहब रख लें कि भी सिंगली और जॉइंटली भी साइन हो सकता है, जिसको चाहे आप वो दे सकता है। यानी वो ज़रूरी नहीं कि वो, और इसके ऊपर कोई ऐसी फ़ीस नहीं है कि जो लगे, उसको सिर्फ वहाँ से आप तक आना है। ये जहाँ आके अगर आपने प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करनी हो तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को यहाँ पाकिस्तान से भी वेरीफाई करवाया जाता है और फिर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है अगर वो सेल डीड है तो। लेकिन आम वकालतनामा वहाँ एम्बेसी के सामने साइन करके आ जाए तो इस पटिशन के साथ कोई भी एतराज़ नहीं करता, उसकी काफ़ी साथ लग जाती है। अब उसके बाद अगला स्टेप ये है कि वही मोहम्मद जरजीज़ की ये रिट पटिशन है, यानी वो जो बेल है, जब आप प्रोटेक्टिव बेल बैरून मुल्क से बैठ के मांगेंगे तो वो इस शक्ल में होगी। यहाँ उसने पूरी बात बताई कि भी मेरी बीवी थी, मैं पाकिस्तान में विज़िट करने के लिए आया, मेरी बीवी मर्डर हो गई और गोलियां लगी और वो ज़िंदा थी, मैं उसको अस्पताल में लेके गया, उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, और वहाँ पे पुलिस ने मुझे ही पकड़ लिया, 8-10 दिन बाद मुझे छोड़ दिया, मैं इटली चला गया। अब मुझे पता लगा कि मुझे ही वो जो है एक्स्ट्राडिशन के ज़रिए पाकिस्तान में इश्तिहारी करार दे के मंगवाया जा रहा है, और मेरे पास ये वीडियोज़ मौजूद है। हमने वो वीडियो तक साथ लगा दी इसके, कि वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में आके अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहता हूँ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे इसमें मुलव्वस कर दिया, तो मुझे एक्सेस दी जाए वहाँ तक जाने की। तो ये इस सारी रिट में वो कहानी लगी है, वो सारे नेक्स्चर्स क्यों बढ़ गए हैं, ये सारी बात हमने वहाँ पे लगा दी, और कोर्ट के सामने ये रिट पटिशन की शक्ल में ये बेल हमारी वहाँ चलेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद वही बात जो प्रेयर होगी, सर्टिफिकेट होगा, वो आगे आपको एफिडेविट राइट साइड पे नज़र आ रहा है, जो हमने कहा वो सारा एफिडेविट की शक्ल में आ गया। अब उसके साथ अब आपको ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है, जी जी ताकि कोर्ट को आप बता सकें कि क्या ये पहली है या इससे पहले भी कि आपने फाइल किया है। कोर्ट जब भी आप बेल लगाएंगे तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसमें अदालत से सच बोलेंगे। लोअर कोर्ट में तो बाज़ दफ़ा अभी अदालतें इतनी सीरियस नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट में वो मुमकिन है कि वकील साहब को भी जुर्माने हो सकते हैं अगर वहाँ पर आप झूठ बोलें। तो एट लीस्ट आपने अपने दिफा के लिए हमेशा ज़िंदगी में ये कोशिश करनी है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया था कि वकालतनामा अपनी प्रेजेंस में साइन कराना, तो किसी को भी वकालतनामा नहीं देते कि वो घर में जाके साइन करके वो कल कला को वो ये कहें कि जनाब मैंने तो साइन ही नहीं किया। हमेशा कभी इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, अगर कहीं 1.001% किसी को देना भी पड़े तो उस वकालतनामे के पीछे उसका अंगूठा भी लगवाएं कि जिसने आपको ला के दिया है। एटलीस्ट आपने अपने निकलने का रास्ता रखना है। यहाँ पे लोग रिवर्स लिटिगेशन भी करते हैं कि फ़र्ज़ किया मैंने किसी को पकड़वा दिया थाने में, वो बेगुनाह मुल्ज़म है, तो उसका मैं एक जाली रिश्तेदार बन के तो मैं बैल ऑफ डिप्यूट करवाऊँगा कि ताकि पुलिस डर के इसकी गिरफ़्तारी डाल दे। तो ये अब उस वक्त ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जाली रिश्तेदार कौन है उसको, और आखिर में वकील साहब तो कहीं नहीं भाग सकते, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप जा सकते हैं पंजाब बार में। तो लिहाजा इस सारी वकालत में जब आप आग से खेल रहे होते हैं तो वो वकालतनामा है। ज़िंदगी में कहीं साइन करने हैं किसी इंटरम ऑर्डर पे, किसी भी पटिशन पे, तो साइन करते हुए अपनी आंखें खोल लेनी है। जज साहब आप कहते हैं यार साइन कर दो, मैं ना इसको कर दूंगा, तो बुरा लगता है कि कोर्ट कहती है कि भाई मैंने इंटरम ऑर्डर पे आपने साइन क्यों आपने इस तरह किए। तो आपने साथ लिखना है कि मैंने किस लिए की हैं। साइन के नीचे मैं लिखता हूँ, या अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यूपी डाल देता हूँ कि अंडर प्रोटेस्ट, यूपी का मतलब अंडर प्रोटेस्ट साइन किए हैं। कहीं ज़बरदस्ती कहता है कोई ऐसी जगह फंस गया हूँ कि साइन करो, तो मैं कहता हूँ यूपी के भी मेरा एहतजाज है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े साइन को। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मैंने पिछले दिनों भी एक इंटरम ऑर्डर पे साइन किया, मेरी स्टेटमेंट लिखी कोर्ट ने कि आप बतौर कौंसल लिख दें, तो मैंने लाइनें भी साथ लिखी कि मैंने 8 लाइनें लिखी हैं इसके अंदर, जहाँ मैं साइन खाली करके जा रहा हूँ। अब क्या पता कल को कोई इसके अंदर कोई एक लाइन वही रीडर लिख ले। तो इसलिए हमने जहाँ हमारी सेफ्टी की बात आनी है तो वहाँ पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपको जितना मर्जी क्यों कहे। तो अच्छा, अब जो आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है, एक बात हमने समझनी है, ये मुझे 10 साल प्रैक्टिस करके समय लगी कि मैं फौजदारी काम करता था, ऊपर कम ही जाता था। तो रिट पिटिशन जो है उसके ऊपर CRPC का इतलाक़ नहीं होता, रिट पिटिशन पे CPC का इतलाक़ होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जब ये रिट लगाई, बात फौजदारी है, लेकिन इसके अंदर जो अब हमने मुतफ़रक एप्लीकेशन देनी है 151 की देनी है। जब आप WP में जाएंगे तो फिर आप उसके साथ 151 यूज़ करेंगे।
कई दोस्त 561A लिख देते हैं, लेकिन रिट पिटीशन के ऊपर जो प्रोसेस सारा होगा वो चाहे क्वैशमेंट ऑफ FIR का AG ऑफिस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम रिट में जाते हैं तो रिट का मतलब यही है कि इसके अंदर हमने 151 लिखना है। जब आप फौजदारी मामले के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर हमने 561A लिखना है। तो एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ये हाई कोर्ट में समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमने अपनी हर प्रेयर जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन के ज़रिए देनी है। इसको कोई बता सकता है क्या कहते हैं हम उसको? किसी और में 10 लाइन दो ना तो मकसद ये CM कहते हैं। CM अगर फौजदारी में हो तो क्या होती है? CM का मतलब हाँ 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 जी, सिविल वैसे लेनी है, सब क्रिमिनल वैसे लेनी है। दोनों हो सकती हैं, यानी सिविल भी हैं और क्रिमिनल भी हैं। अच्छा, अब जो आगे लगी हुई है ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है। हाई कोर्ट में जब हम जाएंगे तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर पिटीशन के साथ अटेस्टेड कापी लगाएंगे। अगर आपने कोई अटेस्टेड कापी प्रोड्यूस नहीं की तो ये एक अंडरस्टूड है कि उसके अंदर एक CM लगेगी, और वो CM इस चीज़ की होगी कि जनाब फिल वक्त मेरे पास ये ओरिजिनल पिटीशन के साथ डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, जब मैं इसके अंदर जो है मुझे मिलेगा मैं फ़ौरन लगा दूँगी। तो ये CM सेपरेट साथ लगी होती है, और ईच प्रेयर के लिए अलहदा से CM हाई कोर्ट में देनी है। इन CMs का कॉन्सेप्ट मैजिस्ट्रियल कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में नहीं है। यानी इस बेल के अंदर हमने इसके अंदर जो है ये एक CM फाइल की 151 के तहत, उसके बाद उस CM का भी एफिडेविट लगना है। और जब आप हाई कोर्ट के सामने खड़े हों तो आपको जो हाई कोर्ट की पेशी लिस्ट पढ़ना भी एक आर्ट है। यानी बहुत सारे लोग हैं जो हाई कोर्ट में, उन्हें हाई कोर्ट की पेशी लिस्ट भी पढ़नी नहीं आती। यानी जो यंग बंदा है वो समझता है कि हाई कोर्ट में मेरा तो 25वां नंबर है और रात ही देख लेता है, वो जाता ही नहीं सुबह। जबकि 9:05 में जिनमें रिटन एडजर्नमेंट्स आई होती हैं उनके अंदर जज साहब डेट डाल देते हैं, फिर आप 3 बजे तक बैठे रहते हैं, आपको कोई बताता नहीं आपका केस के अंदर दूसरे वकील साहब तो एडजर्नमेंट लेके जा चुके हैं। तो लिहाजा ये बात समझने वाली है कि हमें अगर हाई कोर्ट में वकालत करनी है तो वहाँ वक़्त की बहुत पाबंदी है। वहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप अगर 9 बजे आपका केस लगना तो आपको 9:15 या 8:30 अदालत के अंदर बैठे हों, क्योंकि वहाँ पर एक पैटर्न, वहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वकील नहीं आना चाह रहा तो वो तहरीरी तौर पे अपनी एडजर्नमेंट 2 दिन पहले जमा करा जाता है। तो वो जो अमला है वो आधा घंटा पहले आके वो सॉर्टिंग करके वो केसेस बाहर निकाल देता है। वो लोगों को पहली कॉल अर्जेंट के फ़ौरी बाद वो जो है वो उसको उनको लोगों को इंटीमेट कर देता है कि इसमें 26वें वाले में काम ही नहीं होना। तो जो 25वां नंबर लेके बैठा होता है घर में, वो कहता है कि अभी शायद मैं जाऊंगा तो मेरी बारी आएगी, वो फिर 3 बजे तक तंग होता है। तो बीइंग यंग लॉयर हम बड़े चैम्बर्स में जब काम करते हैं तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जो हाई कोर्ट के अंदर उसकी जो पेशी लिस्ट है इसको ज़रूर पढ़ना है कि जो पेशी लिस्ट है उसके अंदर जो बेल एप्लीकेशंस हैं जब हम दायर करते हैं तो वहाँ पर सुबह अर्जेंट की शक्ल में लगी होती हैं। सबसे पहले जो एक दिन पहले जो दायर होती हैं हाई कोर्ट में उनको अर्जेंट कहते हैं, और अर्जेंट के हेड के नीचे लगी होती हैं। और हाई कोर्ट के अंदर ऐसे नहीं होता कि हर केस के अंदर नोटिस हो जाए। मैजिस्ट्रियल कोर्ट और सेशन कोर्ट में आप कोई भी बेल लगाएंगे तो बेल जिस वक्त जज साहब के सामने रखते हैं तो आर्गूमेंट अमूमन नहीं होते, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जज साहब की मर्ज़ी है वो नोटिस भी ना करें, तो वहाँ पर आंखें बंद करके नहीं जाना, अपने केस को बेल के अंदर भी तैयार करके जाना। और वो कोर्ट, कई कोर्ट्स ऐसी यहाँ बैठी हैं कि वो कोर्ट से नोटिस करवाना भी काम है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आप अगर लीव टू अपील अगर आपकी वो ग्रांट हो जाए तो कहते हैं आप आधा केस आपने जीत लिया, इन दूसरी पार्टी को नोटिस हो जाए तो कहते हैं जी आपने तो लीव अलाउ करवा ली है। तो इसलिए ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको हमने समझना है कि इसके बाद हम आगे हैं। ये हर CM के साथ अलग से एफिडेविट लगना है। फिर उसके बाद ये वो शक्ल है जब आप हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई भी बेल लगाते हैं तो वहाँ पर एनेक्सर्स का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जो कि ज़्यादा हमने 10, 12, 15 साल लोअर कोर्ट्स में काम किया तो वहाँ एनेक्सर्स नहीं होते, ABCD नहीं होता। वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पिन पॉइंट वर्किंग हो रही होती है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अदालत के लिए तो एनेक्सर लगा देते हैं, अपनी फाइल पे नहीं लगाते। तो वहाँ पर अक्सर जाके कंफ्यूज होते हैं कि जज साहब को आपने सिंपल 2 लाइनों में बताना होता है कि पेज नंबर फ़लाँ पे आ जाएं, फ़लाँ पे ये बात है। जज साहब को सवाल करें तो आपने कहना पेज नंबर फ़लाँ पे आ जाएं। एक पेज पर वकला साहबान सारा कुछ लिख के ले जाते हैं जिसे वो अपनी ज़ुबान में ब्रीफ कहते हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अगर अपनी फ़ाइल अदालत की फ़ाइल के साथ आप उससे जो है इन कॉन्सोनेंस विद करके ना लेके जाएं और वहाँ पे कोई आर्ग्यू कर जाएं। तो थोड़ा सा मिजाज हाई कोर्ट का डिफरेंट है। लोअर कोर्ट के अंदर कोर्ट आपको सुनने के लिए बैठी हुई, आप उसे 5 घंटे सुनाते रहें वो सुनी जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इंटरव्यू कि आप खड़े हैं तो जज साहब ने आपका इंटरव्यू करना है। एक सवाल किया तो वो आपने दे दिया तो जज साहब का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो आपको लेके आगे चल जाएंगे। अगर आप कागज़ खोलना शुरू कर दें तो जज साहब की मेहरबानी है अगर आपको कुछ ना कहें, अदरवाइज़ वो कहेंगे जाएँ तैयारी करके आएँ।
तो इतनी मुश्किल से बारी आई। तो हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स तो एक बहुत बड़ा आर्ट है और वो डिफरेंट है वो इस वक्त, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपनी शुरू से आदत डालें कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर भी वर्क करके ले जाएँ, ये आपका प्रोफाइल बनता है। आप कहीं कोर्ट में बेल, क्योंकि पहले तो मिलनी यंग लॉयर को बेल है, आप उस बेल में आपको दो तरफ से ऑडियंस मिलती है। जो स्टेज एक्टिंग जब करने जाता है उसको सिर्फ सामने ऑडियंस मिली हुई है, लेकिन जब आप बेल आर्गू कर रहे हैं तो सामने भी ऑडियंस है और पीछे भी ऑडियंस है, लोग बैठे हुए हैं अदालतों में, वो आपकी तैयारी देख रहे हैं। आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को या आप हाई कोर्ट की कोर्ट बना दें, वहाँ पे मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं, मुकम्मल नेक्स्चर लगा के जाएं, अपनी सारी जजमेंट साथ लगा दें उसके साथ, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लोग शुरू में कहेंगे कि इतनी बड़ी क्यों है फाइल, लेकिन वो आपको क्लाइंटेज देगा, आपका कोर्ट आपको देखेगी कि ये बंदा मेहनत कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोअर बिल्कुल जब हम कोर्ट में जाएं तो तभी से आदत डाल लें कि हमने अपनी दरख्वास्तों के साथ अपनी एनेक्सर लगाने हैं और तमाम चीज़ें हमने असिस्ट करने के लिए अदालत को जाना है। तो उसके बाद जो है वो ऑर्डर है जर्जीस वाला जो सर आप बता रहे थे मुझे ना कि इसमें श्योरिटी मांगते हैं, तो ये मैंने शेयर भी कर दिया कि जब हमें एक बेल ग्रांट हुई इस तरह की तो उसके अंदर जो है वो श्योरिटी नहीं मांगी गई थी। लेकिन इसमें मेरे साथ अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमने प्रोटेक्टिव बेल लगाई, तो आजकल ये भी प्रैक्टिस बनी हुई है कि हर बंदा जो इश्तिहारी है वो जो डॉल्फिन वाले हैं उनके पास डिवाइसेज हैं, वो अंगूठा लगाते हैं और वो ट्रेस हो जाता है कि ये बंदा इश्तिहारी है। मैंने प्रोटेक्टिव बेल लगाई डस्के वाले की, वो मोटरवे से उतरा है, पता नहीं क्या हुआ, उसका अंगूठा चेक हुआ तो सुबह पेश ही नहीं हो सका और उसकी बेल खारिज हो गई। यानी ये वो हमने अब क्लाइंट को ये भी बताना है कि तुमने अपने आप को अदालत तक कैसे प्रोटेक्ट करके लाना है। रात को क्लाइंट राब्ते में होता है, सुबह मैं कहता हूँ कि छोटी अदालतों के अंदर ख़ुद को हमलावर फिर रहे हैं, सारे माइंस लगी हुई हैं, आपका क्लाइंट आपके दफ्तर तक ही नहीं आता, वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है। तो यानी अपने क्लाइंट को हमने अपने तक लाने के लिए भी हमने अपनी उसको सिक्योरिटी मुहैया करनी है कि वो मुसलसल हमारे राब्ते में रहे, उसे कोई हैकल जैकल कोई बंदा जो है ना वो आपसे छीन के ना ले जाए। ईवल एक ज़िंदा हकीकत है। 1891 में जब जो हाई कोर्ट बार का पहला इजलास हुआ, जब हमारी बार काउंसिलें बनी हैं तो उसका एजेंडा भी टाउट थे। यानी 1891 या 91 की जो पहले हमारे पास रिटर्न दस्तावेज़ात हाई कोर्ट में पड़ी है, जब चीफ़ कोर्ट थी, तो तब से हम इस ईवल से लड़ रहे हैं कि जो टाउट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने लिए कानून साजी करते हैं और हमारा जो गुड है वो रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, अपनी नौकरी सिक्योर कर रहा है। गुड जो है वो उसे वो डर रहा है एक्ट करने से। ईवल जो है वो रातों रात एक नया तरीका घड़ लेता है, जब तक हम उसे मास्टर करने की कोशिश करते हैं वो पैसे कमा के जा चुका होता है। तो अब ये जब बेल खारिज होती है, जी जी इनसे भी पूछ रहे थे कि जब कोई मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में बेल खारिज हुई, सेशन कोर्ट में पूरी रेस्ट हुई है, कभी ऐसी बात करते हैं, मुझसे वहाँ पर खड़ा है और सेशन साहब ने कहा ग्राउंड्स कर दिए कि भाई आपकी बेल खारिज, जी तो क्या सेशन जज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि इस पर्सन ये जस्टिफाइड लिखती है या नहीं, लिखना नहीं चाहिए, नहीं लिखते तो नहीं, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है। किसकी डिस्क्रेशन है उसको अरेस्ट करना, अगर थोड़ा और स्पेसिफिक थोड़ा सा और स्पेसिफिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा सर, दूसरा इनको जरा थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जब हाई कोर्ट में किसी बंदे की बेल खारिज होती है, आपने जिस तरह अभी फरमाया था कि क्लाइंट अपने घर से चला और आपके पास बेल फाइल करवाने के लिए, और बीच में ईवल ने अपना काम किया और वो आपके ऑफिस पहुंच ही नहीं सका, तो फॉर्चुनेटली अगर आपका ऑफिस पहुंच जाता है और फॉर्चुनेटली आप हाई कोर्ट में उसकी बेल फाइल कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेल खारिज हो जाती है और वो कोर्ट से निकल रहा है और पुलिस वाले उसके पीछे भाग रही है। जी ये मनाजर आपको ना हाई कोर्ट में नज़र आएंगे। इस पे जो टाइम टू टाइम जो है ना वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके नोटिफिकेशंस भी मौजूद हैं कि आप अदालती अहाते से उनको गिरफ़्तार ना करें। ये लेकिन होता क्या है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर देखिए ना, अगर ज़मानत का हक़ दिया हुआ है कि आप प्री अरेस्ट ले सकते हैं, तो उसको वाज़िया लेजिस्लेशन के ज़रिए उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक उस राइट को एक्सरसाइज करे। तो ये वो बातें जो गैप्स हैं जिन पे अब हमारे अंदर बड़े बड़े ब्रेन बच्चे भी बैठे हुए हैं। हमारे सामने ये बच्ची बैठी हैं, ये डीन फैकल्टी ऑफ लॉ डॉक्टर मानुल्लाह मलिक साहब की बेटी हैं, एडवोकेट हैं। तो ये वो लोग हैं, ये बच्ची सामने बैठी, तो ये वो लोग हैं जो ब्रेन है, जिन्होंने मतलब काम किया और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है आगे जाने की। तो वो अल्टीमेटली ये वो गैप्स हैं, तो यही गैप्स से रिसर्च होती है और गैप एजुकेटेड गैस हम लगाते हैं, उसके लिए हम अपना एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी या क्वालिटेटिव करनी। तो ये गैप है कि वो पुलिस पकड़ लेती है, कई नोटिफिकेशन मौजूद हैं कि ना पकड़ें, वो पकड़ लें, उनको कुछ होता नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर इससे झगड़े होते हैं कि आप पकड़ने का जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ कोर्ट प्रेमिसेस की कोर्ट प्रेमिसेस की हद तक है।
हाँ जी। हाई कोर्ट में हुआ है, कोर्ट से बाहर निकल, कोर्ट से तो बाहर निकल गया, लेकिन हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, तो जब हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर निकल जाएगा तो फिर उसको पुलिस जैसे करेगी। अच्छा, एक और ज़रूरी आइटम जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि आपने किसी की प्री रेस्ट कराई सेशंस कोर्ट से, लेकिन आप उसके बेल बॉन्ड ना दे सके, तो फिर ये एक सर्टिफिकेट का मॉडल है जो हम हर प्री रेस्ट के अंदर पहले से डाल के रख देते हैं कि वकील साहब अपना सर्टिफिकेट एक जारी कर देते हैं कि जी मैं फ़लाँ बंदे की फ़लाँ अदालत से बेल हो चुकी है, इसको फ़लाँ डेट तक गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये फॉर द टाइम बीइंग एक सर्टिफिकेट का मॉडल है। मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बेल बॉन्ड दे देंगे वहाँ पर प्री रेस्ट के जज साहब को, तो फिर ये नहीं चलेगा। ये एक एटलीस्ट एक छोटा सा सहारा है, डूबते को तिनके का सहारा है कि वो कुछ बता सके कि वकील साहब सर्टिफाइड कर रहे हैं कि ये शख्स की ज़मानत हो गई है, लेकिन आज टाइम इसका गुजर चुका है, तो इसलिए बेल बॉन्ड नहीं दे सकेगा, लेकिन इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये एक सर्टिफिकेट का मॉडल मैंने आपसे शेयर कर दिया है। उसके बाद ये प्री रेस्ट के ऊपर हम आ गए। तो प्री रेस्ट के लिए रेलिवेंट फोरम जो है वो हमें पता हो कि जो रेलिवेंट फोरम है वो यूजुअली जो है वो अगर ट्रायल कोर्ट मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट है तो उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो प्री रेस्ट दे, यानी जो मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट है वो प्री रेस्ट ग्रांट नहीं कर सकती, जबकि सेशंस कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो तमाम ऑफेंसेस में ऐसे स्पेशल ऑफेंसेस के अलावा, यानी 302 की भी प्री रेस्ट सेशन से ही होगी, 9C की भी प्री रेस्ट सेशन से ही होगी, लेकिन जो लोअर कोर्ट के ऑफेंसेस हैं उनकी भी पहला फोरम जो है वो जो सेशंस कोर्ट ही होगा। तो यानी सेशंस कोर्ट में जो बड़े काम हो रहे होते हैं तो वो प्री रेस्ट है। हमें पेशी लिस्ट के पैटर्न को भी समझना है कि लोअर कोर्ट में जब बेल होती है तो उसमें कोर्ट आपका इंतज़ार कर रही होती है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने आवाज़ के साथ पेश होना है। लेकिन सेशंस कोर्ट के अंदर जो बेल है, प्री रेस्ट है स्पेसिफिकली, वो सुबह टाइम पर, अगर 8 बजे टाइम है तो 8 बजे वो पेशी शुरू हो जाती है और प्री रेस्ट में आपने टाइम पर पहुंचना है। और हाई कोर्ट में तो पोस्ट टेस्ट में भी आपने टाइम पे पहुंचना है कि सुबह अपनी कॉल के साथ आपने जाना है। बेल्स के लिहाज से जो अपीयरेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें सुस्ती नहीं कर सकते। अब उसके बाद कंडीशंस फॉर प्री रेस्ट बेल क्या हैं, यानी मैं 498 को थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया हमने कि जो कंडीशन वही वाली जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो। हमेशा आप कहते हैं कि जी मुझे एप्रीहेंशन ऑफ मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है, मैं नामज़द हूँ या मैं ततीमा बयान में नामज़द हूँ, मुझे जनाब ख़तरा है, मैं पुलिस स्टेशन अपना मौक़िफ़ बयान करने जाऊँगा तो मुझे गिरफ़्तार कर लेगी पुलिस, तो आप मुझे बराए मेहरबानी मुझे एक्सेस दे दें कि मैं पुलिस स्टेशन तक जाऊँ। तो वो कोर्ट क्या करती है, वो आपको एड इंटरम प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर देती है सर्टन पीरियड तक, और वो कहती है कि तुम उस डेट तक मेरे पास भी आओगे, मुझे एक मुचलका दो और मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि तुम जाओ और जाके अपना मौक़िफ़ पुलिस को बताओ। अब अक्सर वकला प्री रेस्ट करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको असिस्ट नहीं करते कि आपने पुलिस स्टेशन जाना है और अपना मौक़िफ़ बयान करना है। वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैंने जो बयान वहाँ पर लिख के देना है वो वकील साहब मुझे तैयार करके दें। तो ये आपकी अपनी मेहनत है कि आप उस जिन खतूत के ऊपर। हाँ जी, जी जी, ठीक है। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम होता है ना कि आप इतने जो है टाइम में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं? बतौर मुद्दई जो है ना इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है और ये एक इख्तरा है। इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं कि ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है 161 की स्टेटमेंट ही कहलाएगी। तो लेकिन ये किसी वक्त भी वो अपने लेकोनास को फिल करने के लिए मुद्दई की तरफ से लिख लेते हैं वो। तो अब हमें अगर एप्रीहेंशन है तो हम प्री रेस्ट लगा देंगे, हम शामिल तफ्तीश होंगे, पुलिस कहती है कि भाई ये बंदा इसमें मुलव्वस ही नहीं है, तो अगली डेट पे हम अपनी बेल विड्रा कर लेंगे, हम वहाँ पे आर्गू नहीं करेंगे। अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, हम चेक कर, ये भी एक ज़्यादा अहम सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा हम नामज़द हो गए हैं। तो वो हमें इस तरह पता लगेगा कि जब हम लगा देंगे बेल और रिकॉर्ड आएगा तो पता लग जाएगा कि हम ततीमा बयान में नामज़द हैं या नहीं हैं। तो प्री रेस्ट बेल जो है उसमें मेरिट्स नहीं देखे जाते, ऑफेंस नहीं देखा जाता कि ऑफेंस कौन सा है। 302 में भी मिल जाती है, लेकिन पहली बार आए हो तो। अब कोर्ट वकला को मिसयूज़ कैसे करते हैं, एक वकील के ज़रिए करा ली, अदम पैरवी खारिज करा ली, दूसरे को कहा पहली ही है। अब वो जो सर्टिफिकेट है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वकालतनामे के पीछे भी वो जो उससे साइन लेता हूँ कि तुम मुझे कह रहे हो कि नीचे सर्टिफिकेट के साइन करो, तो तुम भी मुझे लिख के दो कि ये पहली ही है, ताकि मैं ना पकड़ा जाऊँ अदालत के साथ। मिस स्टेटमेंट जो है उसको भी हमने गौर करना है। अब रीज़नेबल ये हमने वो बात कर दी कि एप्रीहेंशन ऑफ इलीगल हरासमेंट है, ह्यूमिलेशन है, यानी ये वहाँ सिर्फ पहली बार यही देखा जाता है कि हम जाके कहते हैं कि जी हमें एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, मेन ग्राउंड ही ये है उसके अंदर। लेकिन ऐसा अमल ये है कि हमें जो ग्राउंड हमने एजिटेट करने हैं कल को उस बेल को कंफर्म करवाने के लिए, देसी ज़ुबान में कहते हैं जी ये कच्ची बेल करा ली है प्री रेस्ट को, और अब वो जब उसके ऊपर आर्गूमेंट हो गए वो कंफर्म होनी है या नहीं होनी है, उसको हम पक्की बेल कहते हैं।
देसी ज़ुबान में कि जी वो पक्की करा दें जी बेल हमारी। तो कच्ची बेल जो होती है, प्री रेस्ट है, वो हर वक्त मिल जाती है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें वहाँ पे प्रॉपर आर्गूमेंट्स करने पड़ते हैं। और वो जो आर्गूमेंट्स कल को आपको लगते हैं कि मैंने वहाँ करने हैं, अगर आप अपनी प्री रेस्ट बेल में आज ही लिख दें तो वो ऐसा अमल है। तो वो लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम नहीं भी लिखते कि हम समझते हैं कि भी जब इन्वेस्टिगेशन में जाएँ तो हमें कुछ नई बातें पता लगें, तो ये ना हो कि मेरा मौक़िफ़ पहले ही तहरीरी तौर पे चला जाए। तो इसलिए ये जो बात है, वकालत एक आर्ट है। अब आर्ट क्या है कि ये जो बुक्स हैं ये टूल्स हैं। जैसे एक पेंटर है ना, पेंटर के पास रंग होते हैं। अब ये रंग इस्तेमाल कैसे करने हैं ये आपको कोई सिखा सकता है, लेकिन पोर्ट्रेट कैसे बनना है ये आर्टिस्ट का काम है। और जिसके अंदर स्किल होगा वो उससे पोर्ट्रेट के ज़रिए उस चीज़ को बना सकेगा। हम ये टूल सीख रहे हैं, मतलब छोटा सा आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड के टूल्स हैं कि यूँ करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, यूँ करेगा तो ये होगा, लेकिन उसकी एक शक्ल बनाना ये एक आर्टिस्टिक वर्क है। इसीलिए इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वरना ये जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जो लोग PhD डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान हो, वो सारी ट्रायल उनके पास चले जाएँ। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। एक बिल्कुल यंग लॉयर जो है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, और एक बहुत सीनियर लॉयर जो है वो हो सकता है उसे समझ ही ना लगे, वो अपने केस को बना ही ना सके। और ये बड़ी आसान बात है, आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, आप तमाम लोग इक्वल हैं। आप सिर्फ फ़र्क कब डालता है कि अब यानी एक सिचुएशन है और सिचुएशन कभी भी रिपीट नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे आप और मैं मिलकर लूडो खेलें, कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम 1 लाख गेमें लगा लें तो वो लूडो के सारी की सारी गेम रिपीट हो जाए। हर बार डिफरेंट होगी और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर कोई यंग लॉयर ये करता है कि वो प्रेसिडेंट्स पढ़ लेता है और वो हो सकता है उस तरह के 20 केसेस को पढ़ लेता है, और एक सीनियर लॉयर है वो उसकी ज़िंदगी में शायद एक बार रिपीटेशन आई हो, तो वो जब रोस्टम पे खड़ा होगा तो यंग लॉयर जो है वो उस इशू के ऊपर वो ज़्यादा पढ़ के आया हो, तो उस वक्त वो सीनियर होगा। तो देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सीनियर और जूनियर। आप अपनी प्रपोजिशन पे कैसे कमांड करते हैं, आप कैसे प्री लेते हैं, आप कैसे इस पे काम करते हैं, इट इज़ अप टू यू। और ये बिल्कुल मैदान में जैसे ये ऐसे ही है जैसे घोड़े एक जैसे खड़े हैं और एक जगह से दौड़ना, ये कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है। आप ये मत समझे कि भी आप जूनियर हैं तो आप वहाँ जाएंगे तो आपकी किसी ने बात नहीं सुननी। अगर आप बात सुनाएं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम प्री रेस्ट की जो ग्राउंड्स हैं ये नीचे इस पे जा रहे हैं कि यूजुअली अच्छा सर, एक और चीज़ है सर ये सूरत-ए-हाल में फाइल हो सकती है। जी जी जब क्या हो जी जब एक चीज़ हो क्या होनी चाहिए, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। जी जी अगर बेल पिटीशन पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मीनवाइल आईओ आकर कहता है कि जी मैं तो इस बंदे को गिरफ्तार करता ही हूं। इस सिचुएशन में अगर आप वकील होते तो क्या करेंगे? वापस उठा लें। लेकिन एक और काम मेरा ख्याल है यहाँ पर जी होता है, जो DDPP की स्टेटमेंट पे हम वो आर्डर में लाते हैं, ऑर्डर में लेते हैं, यानी DDPP साहब की तरफ से वो नहीं। अगर हवा में कह रहे हैं कि मुझे ये बंदा रिक्वायर्ड नहीं है, आप बेल वापस ले लेते हैं, वो बाहर निकलता है उसको लागू कर लें, ठीक है, आपने बेल वापस ले ली, ये तो रिकॉर्ड भी आई नहीं। हम आईओ की तरफ से स्टेटमेंट सर DDPP की तरफ से DDPP की तरफ से होती है कि DDPP की तरफ से आता है कि ज़मीनी नंबर फ़लाँ के मुताबिक ये बंदा बेगुनाह हो चुका है, और वो उसमें आईओ की स्टेटमेंट नहीं होती, उसमें सरकारी वकील की स्टेटमेंट होती है, हाज़िरी उसकी लगती है। अब उसमें सर ये कंडीशंस आ गई कि रीज़नेबल एप्रीहेंशन आ गई, और उसके बाद प्री रेस्ट की ग्रांट जब एक्यूज़ ओल्ड हो, टेंडर हो, वुमेन हो, सिक पर्सन हो, ये हम कन्फर्मेशन के आर्गूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा हमने वहाँ पे ये जो चीज़ साबित करनी है वो कि वो मेलाफाइडी ऑफ कंप्लेनेंट है। यूजुअली प्री रेस्ट का बहुत नैरो स्कोप है, इस पर बड़ी जजमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि जब आपने मुद्दई की बददियानती साबित करनी है कि मेलाफाइडी ऑफ पुलिस अगर आप सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड से अगर आया हो तो आपकी प्री रेस्ट कन्फर्म हो सकती है। तो और उसके अलावा इस पर भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर कोई औरत है, टेंडर एज है, वुमेन है, सिक पर्सन है, इन्फेम पर्सन है, उसके अलावा हॉस्टिलिटी और पॉलिटिकल राइवलरी आप साबित कर लेते हैं, और फॉल्स केस, यानी ये वो सारी वो ग्राउंड्स हैं, मोटी मोटी मैंने लिख दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि भी इस पर हम जाके वो केस के हवाले से जो उस बंदे के मौक़िफ़ में हम इधर को वो फॉल करा रहे होते हैं। लेकिन अहम बात मेलाफाइडी बतानी है कि क्यों मुझे बददियानती से इस केस में शामिल किया गया। अब उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि ऑफेंसेस दीज आर, वो बातें आ गई, 2 बातें आपको पता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ये 496 और 497 की बात आ गई। बेलेबल के लिए जो रेलिवेंट फोरम है, बेलेबल ऑफेंस के लिए क्या कोई बेल एप्लीकेशन होती है? पोस्ट अरेस्ट में मुलज़म गिरफ्तार है, मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ है, तो क्या बेलेबल ऑफेंस में कोई एप्लीकेशन होती है? नहीं, मैंने बेलेबल की सवाल किया है। या अवेलेबल में देने की ज़रूरत ही नहीं है।
बताएं कोई बता। ये बात आप अंडरस्टूड है कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो है ना, बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल एप्लीकेशन वकील साहब को सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो रिमांड पेपर लेके आता है मैजिस्ट्रेट, आईओ, उसी के ऑर्डर के अंदर उसकी बेल ग्रांट हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन है जब हम उसकी एप्लीकेशन देते हैं बेलेबल ऑफेंस में, वो नहीं, वो गिरफ़्तार जब हो, कोई बता सकता है वो क्या है? वो एक कंडीशन ये होती है कि जिस वक्त मुलज़म गिरफ़्तार होकर जेल चला गया, 302 उसने बंदा मारा था, साथ उसने एक पिस्टल बरामद हुआ, तो जिस दिन उसको पिस्टल बरामदगी के लिए वो पेश हुआ मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो उसको बेल ग्रांट होगी उसके रिमांड पेपर पे। लेकिन वो 2 या 2.5 साल बाद उसका 302 में वो बरी होता है। तो जब वो आता है हमारे पास के भी, मुझे तो वो उसकी फ़ाइलें नहीं मिल रही होती, तो उस वक्त हम 496 की एप्लीकेशन लिख के जज साहब को बताते हैं कि जी ये ऑफेंस है, आप रिकॉर्ड मंगा लें। वो रिमांड पेपर जो होता है असल वो अदालत के पास होता है मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में, और उसकी जो कार्बन कापी है वो जो है चालान के साथ लगी होती है। तो कोर्ट अमूमी तौर पे अगर हम उन्हें 302 की दिखा दें बरीयत, तो वो रिकॉर्ड के बगैर भी उसको अलाउ कर देती है कि 496 में, क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड सिर्फ देना होता है। तो उस कैफियत में मैंने देखा है कि 496 की एप्लीकेशन भी हमें कभी कभी लिखनी पड़ सकती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये वो जजमेंट्स हैं, लॉ है, स्टेटिक लॉ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये लिखा है नो सरेंडर बिफोर मैजिस्ट्रेट। हम खुद सरेंडर करवाते रहे हैं। 2003-4 की बात है कि आपके ऊपर बेलेबल ऑफेंस हो गया, हम सेशन कोर्ट में जाने की बजाय मुलज़म को पेश किया, जज साहब ने मुचलका ले लिया। तो हमने कहा जी ये आपके अपीयर को हम अपने तौर पर डिफ़ाइन करते थे जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये कराची की जजमेंट आई थी PLD 2008 कराची 492, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि किसी भी तरह से मैजिस्ट्रेट के पास प्री रेस्ट देने का अख्तियार नहीं है, उसके सामने सरेंडर का अख्तियार नहीं है कि आप उसे मुलज़म बाहर से आए सीधा और जज के सामने पेश होकर चला जाए। ये कॉन्सेप्ट 2008 में ख़त्म हुआ। उससे पहले हम लोअर कोर्ट्स में सरेंडर भी करवाते थे, पता लगा 420 है, बेलेबल है, तो बजाय प्री रेस्ट करवाने के डायरेक्ट सरेंडर किया। तो ये कॉन्सेप्ट ये इन जजमेंट्स के अंदर फिर फौजदारी वकालत से निकल गया, अब ये एक्सरसाइज नहीं होता। इन केस ऑफ अरेस्ट प्रैक्टिकल प्रोसीजर वो हमने पहले बड़ा थॉरली डिस्कस कर लिया। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरफ आते हैं हम 497 पे। अब जो 497 अगर हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स जो है ना वो ऐड किया गया। स्टैट्यूटरी ग्राउंड क्या है? यानी अगर आप 497 पढ़ें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में समझा यही जाता है कि इसमें बेल नहीं होगी, लिखा यही हुआ, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस बयान की गई हैं कि सर्टन आप कंडीशंस जो हैं जब उसमें केस फॉल कर जाएगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दी जा सकती है। तो उसमें जो एक अहम चीज़ जो भी ऐड हुई है वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड से मुराद ये है कि कानून में ही लिख दिया है कि अगर डेथ पनिशमेंट है, यानी एक ऐसे ऑफेंस में बंदा जेल में बैठा है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है, तो मेल के लिए 2 ईयर है और फीमेल के लिए 1 ईयर है। अदर देन दैट मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 6 माह है। यानी आपने इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इसकी ये है कि आपने ये बताना है वहाँ पर डेट आपने कोई ना ली हो, यानी वो मुलज़म जो है जिसको आप प्लीड करने जा रहे हैं, तो आपने अदालत को ये बताना है कि जब इस दौर 1 साल के पीरियड में मुलज़म के वकील ने कोई डेट नहीं ली, यानी जो डिले है वो एट्रीब्यूटेड मुलज़म को ना हो, तो वो फिर आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे जा सकते हैं। उसका एक मॉडल भी मैंने नीचे दिया हुआ है कि मैंने कैसे जब बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की तो मैंने सारे इंटरम मर्डर का ग्राफ बना के मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में दिया था। अब जो नीचे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, एज सच ये जो एक दरख्वास्त ज़मानत जब हम उर्दू में लिखते हैं ना तो उसका पैटर्न है। तो अब मेरे पास बहुत टाइम मुझे कम नज़र आ रहा है कि मैं 3:05 हो गए हैं। अगर निशान साहब इजाज़त देंगे तो मैं इस पर 2 लाइनें बोल के आगे बढ़ जाता हूँ, अगर अगला बंदा ना आगे बैठा हो। अगर आप लोगों की मंशा अगर आप कहते हैं तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं अच्छा। इसमें सर ये है कि ये एक बड़ा अंदर का पैटर्न है, यानी आप कंप्यूटर को अगर समझते हो ना तो उसके अंदर एक डेवलपर काम करता है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है, पीछे प्रोग्रामिंग होती है। तो जो पीछे प्रोग्रामिंग किसी भी दरख्वास्त की है ना, ये मैंने उसका पैटर्न बनाया था एक बार। तो ये क्या होता है कि दरख्वास्त ज़मानत इसके पीछे सबसे ऊपर जो लिखा जाता है ना वो ये लिखा जाता है किसी भी दरख्वास्त में कि किसे दरख्वास्त दी जा रही है। यानी अगर हम मैजिस्ट्रेट में हैं तो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में हैं तो लिखेंगे बादाला जनाब जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब। अगर हम जाएंगे सेक्शन 30 है तो सेक्शन 30 लिख देंगे। अगर हम सेशन जज यानी सबसे ऊपर वाली लाइन दरख्वास्त की हमेशा उसको लिखा जाता है, जैसे छोटे होते हम लिखते थे बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, तो ऊपर कोर्ट का नाम आना, ऊपर वाली लाइन। ये जो नीले रंग की चीज़ें हैं ये हर दरख्वास्त में स्टेटिक रहेंगी। आप प्री रेस्ट लिखें, पोस्ट रेस्ट लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, इसने नहीं बदलना। उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग के 2 हिस्से होते हैं, बैरूनी हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा।
अब इसमें जो चीज़ जो पहली बात जो आती है, वो सबसे पहली लाइन हर दरख्वास्त में, दुनिया की कोई दरख्वास्त लिखें कौन दे रहा है, पहली लाइन से पता लगे कि भी मैं जनाब वाला साहिल हस्ब ज़ैल अर्ज़ बर्दाश्त होता है। तो ये लिखना है, ये तय ये कि साहिल मुकदमा मंदरजा अनवाने बाला में मुद्दई है। अगर आप मुद्दई हैं तो पहली लाइन में बताएंगे कि मैं मुद्दई हूँ। अगर आप मुल्ज़म हैं तो आप लिखेंगे कि ये कि साहिल को मुकदमा मंदरजा अनवाने बाला में नाजायज़ तौर पर बतौर मुल्ज़म मुलव्वस किया गया। तो पहली लाइन में हम बताएंगे कि हम आए हैं किस जानिब से। दूसरी बात उसके अंदर आ जाइए किसको फ़रीक बनाया है, ये बड़ी अहम। अच्छा सॉरी, ये मैं गलत आपको गाइड कर रहा हूँ कि पहले ऊपर आएगी कोर्ट का नाम, 3 इंच के बाद ये बताएगा किसकी तरफ से पटिशन है। यहाँ पे हमने पहले ये जो लिखा है ना कौन दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, सुकूनत लिखना है और उसके बाद साइल लिख देना। फिर वर्सेस के बाद लिखना है कि किसको फ़रीक बनाया। वर्सेस में स्टेट हो सकती है, वर्सेस के अंदर कंप्लेनेंट को लाजमी पार्टी बनाना है। बेल में लोअर कोर्ट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, सेशन और मॉडल टाउन में चल जाता है मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर कंप्लेनेंट को लाजमी पार्टी बनाना होता है। तो ये किसी भी दरख्वास्त के स्ट्रक्चर में तीसरी बात ये होती है कि इसको हम पार्टी किसको बना रहे हैं। फिर उसके बाद किस मामले से मुतल्लिक़ है, यहाँ पर आपने लिखना है कि FIR नंबर क्या है, जुर्म क्या है, थाना क्या है। FIR नंबर, ऑफेंसेस, अंडर सेक्शन, ये दरख्वास्त का ये कंसोलिडेटेड वर्जन में आपको बता रहा हूँ। चाहे आप प्री रेस्ट तैयार करें, पोस्ट टेस्ट तैयार करें, जो भी करें, ये इसी तरह ही आनी है। उसके बाद फिर दरख्वास्त का टाइटल आता है कि आप क्या मांग क्या रहे हैं, दरख्वास्त उसको अंडरलाइन करना होता है यहाँ हमने कि 497 है, 498 है, उसमें दरख्वास्त बराए असूल ज़मानत अंडर सेक्शन 497 है या जो भी है। ये हर दरख्वास्त का ये एक पैटर्न है। उसके बाद फिर वो लाल हिस्सा जो है ये दरख्वास्त की बॉडी है। अब यहाँ पे हम पहली लाइन में ये लिखते हैं कि हम कौन है। ये वाली बात यहाँ पे थी कि हम किसकी तरफ से हैं, यानी कोई भी कोर्ट ये पूछती है कि हम हैं कौन। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, यानी ये वो बातें जो ग्राउंड आप 497 में 496 में आप पढ़ते हैं कि और हमें जो है ना वो मौक़िफ़ अपना बयान करते हैं कि नाजायज़ तौर पे मुल्ज़म मुलव्वस क्यों किया गया है, मैं औरत हूँ, मेरी 16 साल से कम उम्र है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया वो हो गया। अब उसके बाद हम लिखते हैं कि हमें क्यों दादरसी मिलनी चाहिए और कानून में हमारे लिए क्या रायत मौजूद है, यानी जो स्टैचूटरी रायतें हैं वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि वादा क्या है, यानी एक वादा भी हम कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन जब प्री रेस्ट देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कि जो है ना साहिल मौजूद अदालत की तसल्ली के लिए ज़ाती मुचलका व ज़मानतनामा देने के लिए तैयार है। और उसके बाद फिर हम ये भी लिखते हैं उसके अंदर कि ये साहिल का गवाहाने इस्तग़ासा पर असरअंदाज होने का इम्कान है, यानी वो वादे हम ये एक करा के किसी भी अदालत के अंदर कर रहे होते हैं। उसके बाद इस्तदा आ जाती है, इस्तदा के बाद साहिल बज़रिया कौंसल आ जाता है, नीचे नाम आ जाता है। तो यानी ये अगर हम अपने दिल पर पैटर्न लिख लें तो कोई भी दरख्वास्त जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये वो मॉडल है स्टैचूटरी ग्राउंड का जो लोअर कोर्ट के अंदर हम अपनी बेल फाइल करते हैं। तो ये जब वो ग्राउंड्स के बाद हम गए तो आपको राइट साइड पर वो आपको इंटायर मॉडल्स नज़र आ रहे होंगे कि मैंने सारे इसमें लिखे हैं कि मैंने जितनी डेटें हुई उसमें क्या मुल्ज़म की तरफ से डिले एट्रीब्यूटेड था। तो चूँकि मैं ये स्टैचूटरी ग्राउंड पर बेल मांग रहा था तो इसलिए मैंने ये इसके अंदर ये जो ग्राफ है वो इसके अंदर बनाया। एक ये सारा आपको नज़र आएगा राइट पेज पर। आपको नीचे ये सेक्शन 30 का इख्तियार होता है उसके पास। अगर आप लोअर कोर्ट में जाते हैं तो 2 तरह के मजिस्ट्रेट वहाँ काम कर रहे होते हैं। सेक्शन 30 CRPC का है, तो उसमें जब आप नए भर्ती होकर जाते हैं सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो आप वहाँ पर डेजिग्नेशन के लिहाज से दर्जा सोम, दर्जा दोम या दर्जा अव्वल होते हैं, लेकिन फ़ौजदारी के अंदर सिर्फ दर्जा अव्वल का ही कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर कुछ देर बाद इन्हें दफ़ा 30 के इख्तियार मिल जाते हैं। तो सेक्शन 30 जो है वो कुछ सज़ा देने का इख्तियार बढ़ जाता है और छोटे ऑफेंसेस जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास हैं, थोड़े से बड़े जो हैं वो सेक्शन 30 के पास होते हैं, वो सेक्शन 30 CRPC का है। अब उसके बाद ये जो आप ग्राफ राइट साइड पे देख रहे हैं तो इसमें ये इनोवेशन हुई है कि इसमें मैंने रेफरेंसिंग दी हुई है नीचे। जैसे आप वर्ड हमें ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी जजमेंट को जिस तरह आप थीसिस के अंदर रेफरेंस बना के नीचे लिख सकते हैं लाइन बना के, तो जहाँ जजमेंट का जिक्र आया वहाँ 1 डाल दिया, नीचे रेफरेंसिंग बन गई। ये वर्ड की एक सहूलत है कि अगर आप वर्ड को अच्छा इस्तेमाल कर लें तो आप अपनी जजमेंट्स को अपनी दरख्वास्त का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड पर नीचे लाइन बनी हुई है और वो नीचे जजमेंट्स लिखी हुई हैं और ये बड़ा आसान है अगर वर्ड में आप इसको इस्तेमाल करें तो। ये इसी तरह ये वही दरख्वास्त है पूरी मुकम्मल हुई। ये पोस्ट टेस्ट बेल है मैजिस्ट्रियल जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद ये जो है वो ये एक अली जैन की, हाँ ये हाई कोर्ट के अंदर पोस्ट टेस्ट बेल का मॉडल है कि जब हम हाई कोर्ट में पोस्ट टेस्ट कराने जाएंगे तो इंडेक्स चाहिए, हमें बेल की बॉडी चाहिए,
वो जो जितनी ग्राउंड्स हैं, यानी ये जो बेल हम देख रहे हैं, एक बच्चे पे इल्ज़ाम है कि उसने पबजी खेलने के चक्कर में उसने अपनी अम्मा को, बहन को और भाई को, 2 बहनों को, 4 को मर्डर किया। ये उसकी बेल ड्राफ्टेड है अली जैन की, ये गजुमते का वकूआ था, ये भी पेंडिंग है बेल। तो ये वो सारी ग्राउंड्स लिखी हैं कि किस तरह ये 16 साल का बच्चा है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है और वो किस तरह से इसको हम क्या अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसके बाद ये बेल का पैटर्न आपके पास आ गया और ये सारा बयान अल्फ़ी की शक्ल में आ गया। ये वो मैंने आपको कहा था कि सीएम की शक्ल में इसके अंदर दरख्वास्त आती है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटरी क्लाज़ है बेल के अंदर। अगर हम जाते हैं जब, तो एक सबसे अहम बात यह है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी 10 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है उनको हम प्रोहिबिटरी क्लाज़ में कहते हैं, फ़ॉल करते हैं, और जो उससे कम है वो प्रोहिबिटरी क्लाज़ में फ़ॉल नहीं करते और उनमें यूजुअली बेल ले ली जाती है। तो यानी 2 बाइफरकेशन होती हैं। प्रोहिबिटरी क्लाज़ देखना होता है कि ऑफेंस इसमें फ़ॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसकी सज़ा आप शेड्यूल में जाके देखेंगे 10 साल से ज़्यादा है वो प्रोहिबिटरी क्लाज़ में फ़ॉल करता है, और जिसकी उसमें नहीं है, 10 साल से कम है, लिखा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 से कम है, तो कहते हैं कि ये प्रोहिबिटरी क्लाज़ में फ़ॉल नहीं करता। ये प्रोहिबिटरी क्लास जो है ना, ये आप ये PLD 1995 SC 34 तारिक बशीर केस में इसको हाईलाइट किया गया था। उस केस में ये मुकम्मल तौर पे इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इसको डिस्कस करने लग जाएँ तो रात तक यही डिस्कस होगा कि प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है। तो मैं इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि आप इस जजमेंट को थॉरली पढ़ लेंगे ना तो ये समझ जाएँ कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ॉल नहीं करता। बस इतनी सी बात। इसमें अगर आपने डेप्थ में पढ़ना है तो फिर एक लंबी, इसी के ऊपर एक पूरा लेक्चर चाहिए कि प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है। यानी ये ग्राउंड है कि यानी यूजुअली कोर्ट जो है वो लचक देती है कि ये ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ॉल नहीं करता, तो बेल अमूमन हो जाती है इसके अंदर। अब उसके जी कोर्ट हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी ग्राउंड हम लेना चाह रहे हैं वो सारे के सारे उस बेल की प्रोसीडिंग्स में एलैबोरेट करें जी या अपनी बेल पिटीशन के अंदर मेंशन कर दें 1 बाय 1। ऐसे है ना सर? जी ऐसे ग्राउंड सारी स्टेज पर लेनी होती है। अच्छा, जब हम बेल ड्राफ्ट कर रहे होती है तो प्रेयर से ऊपर एक पैराग्राफ लिख देते हैं। हर पिटीशन के अंदर वो पैराग्राफ लिखा होता है। वो पैराग्राफ क्या होता है? The petitioner humbly seeks permission of this court to raise additional grounds at the stage of argument। ऐसे ही वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो ग्राउंड्स मैंने लिख दिए हैं वो तो है, इनके अलावा कुछ और ग्राउंड्स हैं। तो मैं उस वक्त क्या ये इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बेल पिटीशन के अंदर सारी ग्राउंड्स देनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि आर्ग्यू करते हुए वो ग्राउंड्स मेंशन की जाए। जी देखें, आप लिखें या आप ना लिखें, अगर आप अपना एक फोरम एग्जॉस्ट कर लेते हैं और चाहे वो ऑर्डर में डिस्कस ना भी हों लेकिन वो ग्राउंड्स मौजूद थी तो एपेक्स कोर्ट ये कहती है कि ये डिस्कस हो चुकी हैं। अब कोई बात ऐसी थी लेकिन आपने एजिटेट नहीं की लेकिन वो एग्जिस्ट करती थी, तो अगली बार उसको लेके आप नया ग्राउंड के तौर पे पेश नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा खारिज हो गई है हाँ जी, उसी कोर्ट में नई ग्राउंड के ऊपर, हाँ जी, जब ऊपर जाएंगे तो वो ग्राउंड्स वो तो रहेंगी डेफिनेटली। लेकिन उसी अदालत में आप दोबारा बेल लगाते हैं और कहते हैं जी वो बात एक रह गई थी, मैं बताना भूल गया हूँ कि मैं बीमार हूँ। तो वो कहते हैं नहीं बीमार तुम चूँकि पहले से हो, तुम पिछली बार चाहे डिस्कस भी नहीं हुआ, तो लिहाजा ये आर्गूमेंट तुम्हारा फ्रेश आर्गूमेंट नहीं है। अब जो सबसे अहम बात है फर्दर इंक्वायरी की, जो लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो जो 497 सब सेक्शन 2 है जिस पर तमाम बेलें आर्गू होती हैं वो फर्दर इंक्वायरी है। अब क्या होता है कि ये सारी बेल के अंदर वकील साहब सारी कहानियाँ और सारे ग्राउंड्स जो है वो बताने के बाद कहते हैं जी मेरा केस फर्दर इंक्वायरी में फ़ॉल करता है। तो फर्दर इंक्वायरी ये होती है कि कोर्ट को हमने ये बताना होता है कि आज के दिन तक जो रिकॉर्ड आपके सामने पड़ा हुआ है इसके अंदर से मैंने कुछ नए सवाल रेज़ किए हैं जिनका जवाब फ़िल वक्त इस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि भी मेरे पास ये शनाख्ती कार्ड है और मैं 15 साल का हूँ, लेकिन पुलिस जब मेरा जो है वो लेती है अपना लिखती है एज लिखती है तो मुझे 25 साल का लिख देती है। मैं 8 डॉक्यूमेंट पेश करता हूँ जिससे पता लगता है कि मैं 15 साल का हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो मैं बातें आपको दिखा रहा हूँ इनका जवाब इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, तो इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। यानी कोई ऐसा सवाल रेज़ करना जिनका जवाब फ़िल वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है तो सेफली कहा जा सकता है इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। तो ये फर्दर इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट को हमने समझना होता है। और उसके बाद यानी वो ग्राउंड सारी जो 497 सब सेक्शन 2 के अंदर मौजूद हैं और 95% जो पोस्ट टेस्ट बेल है वो फर्दर इंक्वायरी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। आप ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं, आप तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखें जनाब ये मरने वाला ये बंदा मौके पे खड़ा हुआ है
जिसने जो जाए वकूआ पे तस्वीरें हैं मौजूद मेरे पास, लेकिन पुलिस की फ़ाइल में वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, ना उसका बयान है। तो कोर्ट को कहा जा सकता है कि ये ग्रे एरिया, यानी ग्रे एरियाज आप हाईलाइट कर रहे होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, तो इसको फर्दर इंक्वायरी कहते हैं। अब उसके बाद टेंटेटिव असेसमेंट वाली बात है कि बेल में जब आप जाते हैं तो कोर्ट जो है वो आपको थॉरोली उसके अंदर नहीं उतरने देती फ़ाइल के। तो वो टेंटेटिव असेसमेंट में वो जो चीज़ें देख रही होती है वो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि भी FIR क्या थी, 161 के स्टेटमेंट क्या है, मेडिकल क्या है, यानी वो आपको बहुत ज़्यादा डीप जो है वो एनालिसिस नहीं करने देती। तो बेल पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि टेंटेटिव असेसमेंट क्या है, यानी बेल में आप उस तरह आर्गूमेंट नहीं कर सकते जिस तरह आप ट्रायल में कर रहे होते हैं। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट है 497 सब सेक्शन 5 में है। अगर लोअर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने बेल ग्रांट की है तो ये कैंसिलेशन, अगर आप हाज़िर थे जिस वक्त और आप कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी तो कैंसिलेशन आपकी उससे ऊपर वाले फोरम पे जाएगी। अगर आप हाज़िर नहीं हैं और बेल आपके बगैर हो गई है तो आप लोअर फोरम में आएंगे। अगर आपने कंडीशनल बेल कराई है और कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो फिर वो उसी कोर्ट को आप दोबारा आके 497 सब सेक्शन 5 में यानी 497(5) में कैंसिलेशन ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट मौजूद है। यानी अगर सेशन ने बेल प्री रेस्ट होगी तो फिर उसकी कैंसिलेशन भी आप हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। और पोस्ट रेस्ट है तो मैजिस्ट्रेट साहब ने बेल दे दी है तो आप सेशन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। या और 497 सब सेक्शन 5 के बाद जो रेलिवेंट सेक्शन है 501 है, इनसफिशेंट बांड्स। बहुत जाली में के दे गया कोई, तो आप एक तो जाली मचलके की कार्रवाई फौजदारी साइड पर मांगेंगे, लेकिन साथ आप 501 की एप्लीकेशन सेम कोर्ट को दे देंगे कि जनाब इसने इनसफिशेंट बांड्स दिए हैं तो इससे दोबारा बांड लें। तो 501 में इनसफिशेंट बांड्स का कॉन्सेप्ट है। 502 में ये है कि जो मुचलका दे के गया वो बंदा विड्रा करना चाह रहा है, तो वो कहता है जाके कोर्ट को कहता है कि जनाब मैंने दिया था, अब नहीं मैंने देना, जनाब इसको पकड़ लें या इससे नया मांगे। तो 502 CRPC में उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मुकदमा ख़त्म हो गया है तो आप समझते हैं इसको डिस्चार्ज करवाना ज़रूरी है, तो आप सेम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देंगे, मुसद्दा कापी टेस्टेड ऑर्डर लगाएंगे, उन्हें कहेंगे जनाब मेरी श्योरिटी जो है ना, मैं इस बंदा बरी का हो गया, उस केस ख़त्म हो गया, तो मेरी श्योरिटी जो मैं बेल में दे के गया था उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। और उसके बाद अपडेट ऑफ CRO, अगर आपने किसी की ज़मानत दे दी है तो वो आप बतौर ज़मानती क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में आपका नाम चढ़ गया। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस मुसद्दा कापी को आप लेंगे, जो ऑर्डर बरियत हुआ कोर्ट से ऑर्डर करवाएंगे अपनी श्योरिटी रिलीज़ का, और उसके बाद थाने में जाके इंडेक्स को अपडेट करवाएंगे, उस इंडेक्स की टेस्टेड कापी साथ लेंगे, और DIG इन्वेस्टिगेशन में CRO को जाके एप्लीकेशन देंगे कि जनाब मैं आपका इंडेक्स भी अपडेट कराया हूँ, तो मेरा अब जो रिकॉर्ड है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में आपने मुझे बतौर ज़मानती चढ़ाया हुआ है, वहाँ लिख दें कि ये ज़मानत एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है। तो ये ज़मानत का टेल एंड तक ये जो है ना वो किसी भी स्टेज पे लोग आपको हायर करने के लिए आ जाते हैं इसके अंदर। अब जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है, आपको मुकदमे में सज़ा हो गई है, सज़ा होने के बाद आपने अपील फ़ाइल की है। अब अपील जब फ़ाइल करते हैं तो उस अपील के अंदर आप प्रेयर कर सकते हैं सेपरेट एप्लीकेशन CM दे के, और वो CM 426 CRPC में आप जाके CM देते हैं। आप कहते हैं कि जनाब जो मुझे पनिशमेंट दी है ये अभी आपके पास फौरी तौर पर इसकी समाअत में भी टाइम है, मुझे वक्फा जो है ना, मैं तो जेल के अंदर बंद हूँ, मैक्सिमम पनिशमेंट ही 5 ईयर है, तो मैं साल से जनाब मैं जेल काट चुका हूँ, तो मैं अपील की पेंडेंसी के दौरान आप मुझे अपील की हेयरिंग में बाहर से आके करना चाहता हूँ। तो उसके सर्टन पैरामीटर सेट हैं, यानी जो आप हाई कोर्ट में जाएँ तो उन्हें पता है कि इतने % सज़ा हो गई है, तो आपको आर्गू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको सस्पेंड कर देते हैं। वो डिफरेंट जो है वो उसके जो है वो क्राइटेरिया जजमेंट्स के ज़रिए सेट किया हुआ है। और इवन CRPC में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर आपको बहुत थोड़ी सज़ा होती है, सर्टन लिमिट है उसकी, एक सेक्शन है पूरी, कि वो फिर जब आपको कोर्ट कन्विक्ट करके सेंटेंस देगी तो साथ ही मुचलका ले लेगी। ये CRPC में एक सेक्शन है इसका, जहाँ पे आप वो जजमेंट्स का सेक्शन है कि अगर साल 2 साल सज़ा हो तो आपको अपील भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक और जगह है जहाँ पे डायरेक्ट सज़ा हो जाती है। ये चीनी वाले मजिस्ट्रेट जाते हैं, जाके चीनी महंगी बेचने पे बंदे को पकड़ते हैं, वो आपसे रब्ता करते हैं कि जी बंदा तो सीधा जेल छोड़ रहे हैं। तो जिसको डायरेक्ट इख्तियार दिया हुआ सज़ा देने का, यानी ये AC साहबान के पास इख्तियार है कि कोई महंगा बेच रहा है, होर्डिंग एक्ट लगता है, वो उसको डायरेक्ट उसका एक वारंट बनाता है, उसको बगैर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किए सीधा उसके वारंट्स में जेल में छोड़ आते हैं। तो वो यहाँ वकला भागे फिर होते हैं कि मैंने इसकी बेल कहाँ लगानी, उसकी बेल नहीं लगनी है, उसकी अपील फ़ाइल होती है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट में अपील फ़ाइल होती है। अपील के साथ आप 426 की एप्लीकेशन देते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील आप मुझे बेल ग्रांट कर दें। तो ये एक बेल का पोस्ट कन्विक्शन भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये 426 CRPC में मौजूद है। मैं ज़रा चीज़ों को समअप कर रहा हूँ। 426 में
बेल का वर्ड तो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का अल्फाज के भी जनाब ऑफेंस को सस्पेंड कर दें। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर पूरे का पूरा नीचे वाला रिकॉर्ड की जिल्दें बन रही होती हैं, यानी ये भी एक ख्याल आता है कि भी कई दफ़ा आप जाते हैं 4 to 6 को आर्गू करने, कोर्ट कहती है तुम अपने केस को ही आर्गू करो, वो फाइल साथ लगी होती है, आप प्रिपेयर नहीं होते, वो कहते हैं इसी पे फैसला कर देते हैं। तो ये आपने जब भी इवन हाई कोर्ट जाना है तो आपने सारा कुछ पढ़ के जाना है, आपकी फिंगर टिप्स पर सारा कुछ हो। तो मैं चीज़ों को फिर सम अप करता हूँ कि हमारे पास 496 से लेके 502 तक CRPC की इकट्ठी सेक्शन हैं। 199 हम इसमें आता है, 4 to 6 CRPC आती है, 91 आता है, यानी ये रेलिवेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे भी हमने बात की कि भी कोई भी बेल जब आप, क्योंकि ये वो बुनियाद है जो फ़ौजदारी वकील बनाती है, यानी ये बिल्कुल बेसिक्स थी जो मैंने बातें डिस्कस की हैं, ये एक एक बात के ऊपर एक एक दिन बात हो सकती है। तो वो हमने सिर्फ चीज़ें आपको हाईलाइट कर दी। जब लेक्चर शुरू हुआ आपको अलहदा से मैंने चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर दी कि आप ये चीज़ें आपने टारगेटेडली सीखनी है। इन सारी बातों में से एक बात मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि आप जो बेल है उसके इफ़ एंड डोंट्स क्या हैं। तो लॉ ऑफ बेल जो है एज सच कोई अलहदा से मजमून नहीं है। हम जो है ना वो शुक्रगुज़ार हैं ज़ीशान साहब के कि इन्होंने टाइम निकाला। ये सारी एक तरह का फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क है, यानी ये जो वक़्त दे रहे हैं अपना, एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, टीचर भी हैं, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यंग लॉयर्स के लिए इतना अपने लिए वक़्त निकाला और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच। अब अगर कोई किसी किस्म के सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं बेल के मुतालिक, कोई और अब सिविल अपील, ये क्रिमिनल अपील के मुतालिक, रिट के मुतालिक।